उस दिन रविवार था। मैं सुबह 5 बजे बिस्तर से उठ गई थी। सुबह 9 बजे रितु दीदी की फ्लाइट आने वाली थी। उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर ली। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि समीर को भी दीदी के आने की खबर नहीं होने दी। मैं नहाकर जल्दी से तैयार हो गई और समीर से कहा मुझे अपनी फ्रेंड से कुछ काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इससे पहले कि समीर कुछ पूछते मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे पहुंची तभी ख्याल आया, स्कूटर की चाबी तो मैंने ली ही नहीं। मैं वापस ऊपर गई। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। ज्यों ही मैं अंदर आई, मम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। देख समीर, संध्या इस घर की लड़की नहीं, बहू है। ये भला कोई कायदा है? जीन्स टॉप पहनना, स्कूटर उठाया और चलती, ना बड़ों का लिहाज, ना आंख में शर्म। मम्मी, आप किस जमाने की बात कर रही हो? आजकल हर लड़की जीन्स टॉप पहनती है। दीदी भी तो सब कुछ पहनती है। उन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। दीदी दूसरे घर की हो गई है, वो कुछ भी करे मुझे क्या। और ये तुझे आजकल क्या हो गया है? 4 दिन शादी को नहीं हुए, हर दम बीवी की तरफदारी करता है। इतने में पापा की आवाज आई, गीता खामोश हो जाओ। क्यों व्यर्थ में अपने साथ साथ सबका दिमाग खराब कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, जमाने के साथ चलना सीखो। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कद्र करो। मैंने चुपचाप चाबी उठाई और बाहर निकल गई। पापा ने मेरा ढेरों खून बढ़ा दिया था। मैं एयरपोर्ट पहुंची। दीदी की फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। मैं लॉबी में जा बैठी और आंखें बंद करके विचारों के सागर में डूबने उतरने लगी। समीर से मेरी मित्रता बीटेक के अंतिम वर्ष में हुई थी। चंद दिनों में ही दोस्ती की सीमा लांघकर हम प्यार की ओर बढ़ गए। हम दोनों को बैंगलोर की 2 अलग-अलग कंपनियों में जॉब मिली थी। जॉब लगते ही कब समीर अपने मम्मी पापा के साथ मेरा हाथ मांगने आए और कब हम दोनों का विवाह हो गया पता ही नहीं चला। पलकों पर सतरंगी सपने संजोए मैं समीर के घर आ गई। चौथे दिन हम दोनों को हनीमून के लिए निकलना था। शाम का समय था, मैं अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थी। तभी मेरी सास ने समीर को अपने कमरे में बुलाया। कुछ देर बाद समीर लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने वजह जाननी चाही। झिझकते हुए वो बोले, संध्या, मम्मी हनीमून पर जाने के लिए मना कर रही हैं। क्यों? मैं हैरान रह गई। उनका कहना है बैंगलोर में तो हम अकेले ही रहेंगे, फिर हनीमून पर जाने का क्या तुक है? इतने दिन उनके पास दिल्ली में ही रहें तो उन्हें अच्छा लगेगा। समीर, बैंगलोर में अकेले रहने और हनीमून पर जाने में फर्क है ना? फिर हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है, होटल भी पहले से ही बुक है। मेरे स्वर की निराशा ने समीर को बेचैन कर दिया था। वे आहत स्वर में बोले, मेरे साथ साथ पापा ने भी मम्मी को समझाया था, लेकिन मेरी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिला जुला भाव तैर गया। खिंचकर मैं अटैची से कपड़े निकालने लगी। तभी जहन में शादी से पूर्व अपनी मम्मी के कहे हुए शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था, संध्या, शादी के बाद लड़की ससुराल में कितनी जल्दी एडजस्ट होती है, ये ससुराल वालों के साथ साथ लड़की की स्वयं की सोच पर और उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है। थोड़ा सा सब्र और धैर्य रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैंने खुद को सहज करने का प्रयास किया और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम टेंशन मत लो, हम बैंगलोर से ऊटी घूम आएंगे। लेकिन बैंगलोर पहुंचकर भी हम लोग ऊटी नहीं जा पाए। शादी में ली गई छुट्टियों के कारण ऑफिस में काम बहुत था। हनीमून पर जाने का रोमांच और उसकी मादकता के एहसास से मैं वंचित ही रही। दिल्ली से आए 2 माह हो चुके थे। मेरी और समीर की गृहस्थी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी। समीर बहुत कोऑपरेटिव थे। हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन दिल्ली से पापा यानी मेरे ससुर जी का फोन आया कि वो और मम्मी बैंगलोर आ रहे हैं। मैं खुश थी। मुझे ख्याल आया, क्यों ना चुपचाप अपनी ननद रितु को भी पूना से बैंगलोर आने का निमंत्रण दे दूं। उनके अचानक चले आने से समीर और मम्मी पापा सरप्राइज हो जाएंगे। मैंने दीदी को फोन मिलाया। उन्होंने 10 दिन बाद आने का आश्वासन दिया। मम्मी पापा आ गए। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि आते ही वो दोनों अकेले ना पड़ जाएं। मैं खुश थी। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखकर अपना इम्प्रेशन जमा लेना चाहती थी। पर मम्मी का टिपिकल सास का रवैया मेरी समझ से परे था। उनकी पैनी दृष्टि हर दम मेरा निरीक्षण करती रहती थी। जरा सा मौका हाथ आया नहीं कि उपदेश देना शुरू हो जाती थी। यही नहीं, समीर का घर के कामों में हाथ बटाना भी उन्हें खटकता था। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी।
समीर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा रहे थे। मम्मी से रहा नहीं गया। बालकनी में जाकर बोली, समीर, ये क्या, तू कपड़े सुखा रहा है? इसमें हर्ष ही क्या है मम्मी? संध्या भी बहुत बिजी रहती है। जब कमाते दोनों हैं तो घर का काम भी दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब तो बड़ा समझदार हो गया है। पर पहले कभी तूने ऐसी समझ नहीं दिखाई। अपनी माँ का हाथ तो तूने कभी नहीं बटाया। ओह मम्मी, कैसी बात करती हो? चलो, इस बार दिल्ली आऊंगा तो सारा काम मैं ही करूंगा। तुम बस पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना। माँ के गले में बाहें डालकर समीर हंस दिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के इस एटीट्यूड ने उनके आने की सारी खुशी काफूर कर दी थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था, क्यों मैंने रितु दीदी को इनवाइट कर लिया। अकेली मम्मी का ये हाल है, तो जब बेटी भी साथ होगी तब क्या होगा? वो तो मम्मी को और भी मेरे खिलाफ भड़काएंगी। आखिर ननद जो ठहरी। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। फ्लाइट आ चुकी थी। बाहर आने पर रितु दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी को देखकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। समीर मुस्कुराते हुए बोले, संध्या ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुम दोनों लड़कियों ने हमें अच्छा सरप्राइज दे डाला। पापा, ये प्लान आपकी बहू का था। इसी ने चुपके से मुझे इनवाइट किया था। रितु दीदी के जवाब पर पापा ने मम्मी की तरफ इस अंदाज से देखा, मानो कह रहे हों, देखी अपनी बहू की काबिलियत। दोपहर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। समीर को करेले की सब्जी खाते हुए देखकर मम्मी से रहा नहीं गया। बोल ही दिया, ये क्या समीर, तू करेला खा रहा है? शादी से पहले तो तू छूता भी नहीं था। संध्या को करेला पसंद है शायद, इसीलिए। मम्मी का व्यंग्यात्मक स्वर पापा को बुरा लगा। वो झट से बोले, समीर बेटे, मुझे तुम दोनों का कॉपरेशन और एडजस्टमेंट देखकर बहुत खुशी हो रही है। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को अपनाना रिश्तों को मजबूत और सौहार्दपूर्ण बनाता है। मम्मी बुरी तरह से झेप गई थी और मैं मुस्कुरा दी। दीदी 1 सप्ताह के लिए बैंगलोर आई थी, इसलिए मैंने और समीर ने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि सब आराम से घूम सकें। एक सुबह दीदी मेरे साथ किचन में पूरी बनवा रही थी। गप्पे मारते हुए उन्होंने अचानक बातों का रुख मम्मी की ओर मोड़ दिया। वो बोली, संध्या, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ, मम्मी तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देती हैं, पर तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना। वो मन की बहुत अच्छी हैं। दीदी, मैं किसी के मन को तो नहीं जानती। जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा, मेरा मन उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। कभी कभी मुझे मम्मी की बातों का बहुत बुरा लगता है। फिर सोचती हूँ, आखिर जो माँ इतने अरमानों से अपने बेटे की शादी रचाती है, वही बहू की सबसे बड़ी आलोचक उसकी प्रतिद्वंदी कैसे बन जाती है? शायद इसकी वजह उसके पूर्वाग्रह या फिर उसके अवचेतन मन में दबी हुई असुरक्षा की भावना हो। कहीं बेटा उससे दूर ना हो जाए, इसी शंका के चलते वो चाहे अनचाहे नहीं चाहती कि बेटा बहू की ज्यादा केयर करे। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मम्मी की चीख सुनाई दी। हम बाहर भागे। बाथरूम से आते हुए मम्मी का पाँव फिसल गया था। दरवाजे से टकराने के कारण माथे से खून बह रहा था। हम लोग पूरी तरह घबरा गए। पापा ने सहारा देकर उन्हें सोफे पर बैठाया। डिटॉल लाकर मैंने मम्मी का घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। मैंने कहा, मम्मी घबराइए मत, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं स्कूटर निकाल रही हूँ। समीर आ जाए तो उसके साथ चली जाऊंगी। मम्मी, समीर कार की सर्विसिंग के लिए गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर से पट्टी करवाकर मैं लौटी, तभी समीर आ गए। अरे मम्मी, क्या हुआ? समीर घबरा उठे। कुछ भी तो नहीं, मामूली सी चोट है, दरवाजा लग गया था। अपने प्रति बेटे की चिंता को देखकर मम्मी प्रसन्न हो गई। मम्मी, आप आराम कीजिए, घूमना कैंसिल। घूमना कैंसिल नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रितु क्या रोज रोज बैंगलोर आएगी? रितु दीदी की अनिच्छा के बावजूद मम्मी घूमने गई। शाम को सब लोग घूमकर लौटे। चाय पीकर मैं और समीर अपने कमरे में आराम करने चले गए। समीर तो सो गए, पर मैं बिस्तर पर लेटी थी। पापा, मम्मी और दीदी ड्राइंग रूम में आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दीदी बोली, मम्मी, आपने देखा संध्या को? उसे आपकी कितनी फिक्र हो गई थी। फिर भी आप हमेशा संध्या में कमियां ढूंढने की कोशिश करती हैं, उन दोनों पर व्यंग्य कसती रहती हैं। आपका यही एटीट्यूड रहा तो आपके रिश्ते में तो खटास आ ही जाएगी, समीर और संध्या के रिश्ते में भी तनाव पैदा हो जाएगा। तब क्या आपको अच्छा लगेगा?
पापा ने गहरी सांस ली और बोले, छोड़ो रितु, तुम्हारी मम्मी की समझ में कुछ नहीं आएगा। दरअसल तुम्हारी मम्मी के दो चेहरे हैं। अपनी बेटी के सामने उनका एक चेहरा और बहू के सामने दूसरा। तुम्हारे हनीमून पर मलेशिया जाने से ये कितनी खुश थी, लेकिन बेटे बहू का हनीमून प्रोग्राम खुद कैंसिल करवा दिया। दामाद बेटी का ख्याल रखे तो खुश होती है, लेकिन बेटे का बहू की हेल्प करना इन्हें तनिक भी नहीं सुहाता। तब बेटा जोरू का गुलाम की पदवी पा जाता है। तुम्हारे घर जाती है तो किचन में तुम्हें घुसने नहीं देती, जबकि यहाँ किचन में जाना ही नहीं चाहती। पूछो इनसे, इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, कभी बेटे बहू को उनकी पसंद का बनाकर कुछ खिलाया है? रितु दीदी कुछ रुक कर बोली, मम्मी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकती हैं। अब वो जमाना गया जब सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट हुआ करती थी। जैसे जैसे लेडीज एजुकेटेड होती जा रही हैं, रिश्तों के नए आयाम बनते जा रहे हैं। आज की सास ने वो टिपिकल ललिता पवार वाला चोगा उतार फेंका है और उसकी जगह ले ली है एक पढ़ी लिखी समझदार औरत ने, जो अपनी बहू के लिए भी उतनी ही स्नेहिल है जितनी अपनी बेटी के लिए। यही वजह है कि आजकल सास और बहू के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। मम्मी, छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इनसे रिश्तों में नजदीकियां भी आती हैं और दूरियां भी पैदा हो जाती हैं। पापा बोले, तुम्हारा यही रवैया रहा, ना तो संध्या दिल्ली आना चाहेगी और ना ही तुम्हें बैंगलोर बुलाना चाहेगी। हम आज की युवा पीढ़ी को दोष देते हैं कि वो संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते, पर क्या इसकी एक वजह हम लोगों का दोषपूर्ण व्यवहार नहीं है? नारी के कितने रूप होते हैं। वो किसी की आज्ञाकारी बेटी है तो पतिव्रता पत्नी भी है, ममतामयी माँ है तो अनुशासन प्रिय सास भी है। जिसे एक पराये पौधे को अपनी बगिया में इस तरह रोपित करना है ताकि वो पौधा सिर्फ जमीन ही नहीं पकड़ ले, बल्कि भली भांति पल्लवित और पोषित भी हो। पर कुछ अपने पूर्वाग्रह और कुछ नासमझी के कारण महिलाएं इस भूमिका को निभाने में अक्सर चूक जाती हैं। मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। मम्मी की आवाज रुआन सी हो गई थी। अगली सुबह एक नए आगाज के साथ आई। अपने प्रति मम्मी का स्नेहिल व्यवहार देखकर मैं सोच रही थी, स्वयं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। जरूरत है तो अपने नजरिए और इच्छा शक्ति में बदलाव लाने की। रीतू दीदी को बुलाना कितना सार्थक सिद्ध हुआ था, ये मुझे अब महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी समझदारी से ये साबित कर दिया था कि आज की पढ़ी लिखी ननंद भाभी का रिश्ता जीवन में कितना मिठास घोल सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।